नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश उपाध्याय। स्वागत करता हूं एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हमने पिछली क्लास में एमपी सेट के 2024 के जो पीवाईक्यू हैं उनको समझा था। हमने यूनिट फर्स्ट के पीवाईक्यू, सेकंड के पीवाईक्यू, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स के पीवाईक्यू कर लिए हैं। साथियों, हमने जो पीवाईक्यू किए हैं वो यूनिट वाइज किए हैं, तो इसमें आपको एक बहुत अच्छी सहूलियत ये होने वाली है कि आपको यूनिट वाइज पता होगा कि किस यूनिट में किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस कितनी डेप्थ में पूछे गए हैं। इसी कड़ी में आज हम 7वीं यूनिट, 8वीं यूनिट, 9वीं यूनिट और 10वीं यूनिट के पीवाईक्यू को यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमारा यहाँ पे एक एमपी सेट का एक मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। हमने इसकी जो डेट है, तारीख है, वो 23 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। अगर आप इसमें इंस्टेंट ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे अभी ऐड कर लिया जाएगा, अदरवाइज टाइम ज्यादा हो जाएगा तो आपको फिर यहाँ पे ऐड नहीं किया जाएगा इसमें। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि डेली स्टडी टारगेट दिए जाते हैं। जो बाद में ऐड होगा तो फिर उसको डेली स्टडी टारगेट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, फिर वो पीछे हो जाएगा। क्विक रिवीजन नोट्स दिए जाएंगे, हम आपको देंगे। टॉपिक वाइज होंगे जो कि नोट्स, जो कि आपको 15-20 पेज की या 10 पेज के आपको टॉपिक वाइज नोट्स होंगे हर एक टॉपिक से रिलेटेड। यूनिट और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी कराएंगे और लाइव वीडियो सेशन 1-to-1 डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे। साथियों, इसमें 10 साल तक के नेट और सेट के पीवाईक्यू डिस्कशन भी हम आपको करवाने वाले हैं, क्योंकि इसमें होगा ये कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी नेट और सेट को लेकर के हो जाएगी। आप इजीली एग्जाम को फिर यहाँ पे क्या है हैंडल कर पाओगे। तो इसको आपको ज्वाइन करना है तो आपको बस हमारे एग्जाम गुरुजी ऐप पर जा करके 996 में कोर्स परचेज करना पड़ेगा। या अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी फिर भी डाउट आता है तो आपको इस नंबर पर कॉल कर लेना है। ये हमारा क्या है, एग्जाम गुरुजी का यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन या कॉन्टेक्ट नंबर है जिसमें आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और साथ ही इसमें एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट हमारा ये है कि पेपर 1 के हम वीडियोस भी आपको इसमें प्रोवाइड करा देंगे। साथ ही इसमें वर्थ ऑफ 499 सॉरी 500 एक प्रकार से कह सकते हैं, 500 रुपए की जो यूजीसी नेट लेवल की टेस्ट सीरीज है, जो एक प्रकार से 400-500 रुपए में हम सबको देते हैं, वो हम इस बैच के साथ, इस मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे। तो कहीं ना कहीं साथियों, अगर 90 दिन में पॉलिटिकल साइंस का आपको 90 डेज में पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस खत्म करना है तो आपको ये बैच ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि 11 जनवरी 2026 को आपका एग्जाम है। हम आपका 31 दिसंबर को पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश करवा देंगे। साथ ही 10 दिनों तक पूरा रिवीजन भी करवाएंगे, बैक टू बैक आपको एमसीक्यूज भी करवाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि यूनिट 1 के हम एमसीक्यू कर चुके हैं, इसके साथ हम यूनिट 2 के भी कर चुके हैं। ठीक है, अगर हमारे वीडियोस नहीं देखे तो आप देख लीजिए। आज का हमारा जो डिस्कशन होगा वो मुख्य रूप से यूनिट 7 से होगा। ठीक है, यूनिट 7 से हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 7 में मुख्य रूप से आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक है। भारतीय राजनीतिक जो संस्थान है उनके बारे में आपको मिलेगा पढ़ने को। यूनिट 7 में जनरली आपको क्या मिलेगा, भारत में जो राजनीतिक संस्थान है जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, इनके बारे में क्वेश्चन, आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक शास्त्रीय संघीय सरकार के निम्न लक्षणों में कौन सा लक्षण भारत में विद्यमान नहीं है। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि एक शास्त्रीय संघीय सरकार के निम्न लक्षणों में से कौन सा भारत में विद्यमान नहीं है, आपको बताना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दे रखा है, पहला स्टेटमेंट दे रखा है सरकार के विभिन्न स्तरों में शक्तियों का विभाजन, एक लिखित संविधान, केंद्रीय व्यवस्थापिका में संघीय इकाइयों को का समान प्रतिनिधित्व और संघीय विवादों के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा केंद्रीय व्यवस्थापिका में संघ की इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व। ठीक है, संघ की इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व यहाँ पे नहीं होता, ये विद्यमान नहीं होता है। इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे हम, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेडरेटिंग यूनिट इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। ठीक है, आपको दोनों हिंदी इंग्लिश में दिख रहे होंगे प्रश्न। ठीक है, इसके बाद आपको बस क्या करना है, इस वीडियो को देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है, पॉज करना है, फिर आंसर देना है। ठीक है, वीडियो देखना है, पॉज करना है और फिर आंसर देना है। फिर उसके बाद मैं तो आंसर बता ही दूंगा आपको। सेकंड क्वेश्चन इसका, या 112वें नंबर का प्रश्न आपको दिख रहा होगा, राष्ट्रपति किनको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। किनको नियुक्त करते हैं, लोकसभा के सदस्यों के बहुमत के नेता को, राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत के नेता को, राज्यसभा और लोकसभा के इन दोनों सदनों के कुल सदस्यों के बहुमत के नेता को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको देखो पता होगा, लीडर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा, क्या राज्यसभा या फिर यहाँ पे राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों का यहाँ पे होना चाहिए या कोई नहीं होना चाहिए, नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है लोकसभा के सदस्यों के बहुमत के नेता को यहाँ पे
बहुमत की नेता को यहाँ पे क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और प्रधानमंत्री आपको पता होगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 74 और 75 के अंतर्गत आपको पता है इनके प्रावधान करे गए हैं। 74 में ये लिखा हुआ है कि हमारे राष्ट्रपति कोई भी काम करेंगे तो उनको एड एंड एडवाइस कौन देगा, 74 के अंतर्गत हमारे देश में जो मंत्री परिषद है वो देगी। और उनमें अलग अलग जो मंत्री हैं वो कैसे कहाँ नियुक्त होंगे, उनका प्रधान कौन होगा, 75 में डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 74 एंड 75। अब आता है भारत की संविधान सभा का जो चुनाव होता है या जो चुनाव हुआ था वो निम्नलिखित में से किस योजना की सिफारिश के अनुसार किया गया था। भारत की जो संविधान सभा है इसमें जो चुनाव हुए थे वो किस योजना के सिफारिश के अनुसार हुए थे, बताइए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्रिप्स योजना होगी क्या, वेबल योजना होगी क्या, माउंटबेटन योजना होगी क्या, कैबिनेट मिशन योजना होगी। आपने क्वेश्चन देख लिया है, अब इसका हमें सही आंसर पता करना है, क्या आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जो अलग अलग इलेक्शन होने की जो व्यवस्था थी, चुनाव होने की व्यवस्था थी, उसको कंडक्ट किया गया था। तो किस फॉलोइंग प्लान्स के अंतर्गत किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसको क्या किया गया था, योजना की सिफारिश यहाँ पे इसके चुनाव की सिफारिश की गई थी। अलग या विषम को आपको छांटना है, बताना है कौन सा यहाँ पे विषम है, ऑड है, जो आपको अलग बताना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी, भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू। देखो यहाँ पे आपके सामने 4 आयोगों के नाम लिखे हैं, उन 4 आयोगों में आपको ये बताना है कि कौन सा अलग है, थोड़ा सा विषम है। ठीक है, कौन सा विषम है इनमें से। तो देखो यहाँ पे अगर गहराई में जाओगे तो आपको अल्पसंख्यक आयोग मिलेगा, एक सांविधिक आयोग है जो कि एक्ट से बना है। आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, सांविधिक यानी कि जो एक्ट से बने होते हैं, जो स्मॉल मूल संविधान में नहीं होते हैं, जिनका संविधान में उल्लेख नहीं होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, सांविधिक। जो एक्ट से बने हैं, क्या से, एक्ट से बने हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट वो होते, कॉन्स्टिट्यूशनल वो होते हैं जो क्या है संविधान में, जिनको हमने अनुच्छेद, आर्टिकल जिनका होता है, अनुच्छेद होता है, तो वो क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन होते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा सिर्फ और सिर्फ एक ही है कॉन्स्टिट्यूशनल, बाकी की ज्यादातर क्या है, सांविधिक है। एनसीडब्ल्यू भी सांविधिक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार सांविधिक है, और ये तो है ही सांविधिक। तो ये तीनों तो एक जैसे हैं, लेकिन कैग जो है, सीएजी जो है, वो क्या है यहाँ पे ऑड हो जाएगा। सीएजी का प्रावधान आपको पता होना चाहिए 148 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, 148 के अंतर्गत प्रावधान किया गया, 148 से 151 के बीच में कैग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सी संवैधानिक संस्था भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देती है। संवैधानिक संस्था जो है वो राजनीतिक दलों को मान्यता देती है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। बताइए। देखो आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख गया होगा, भारत का यहाँ पे कौन सा ऐसा संगठन है जो इसको मान्यता देता है। सीधी सी बात है, भारतीय चुनाव आयोग। भारतीय चुनाव आयोग क्या करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, ये सबको पता होना चाहिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे जोड़ा है, वो आपको बताना है कि किससे कौन सा मैच हो रहा है। ठीक है, इसमें आपको ये लिखा हुआ है 243 ए, बी, सी और डी। यहाँ पे सीटों का आरक्षण, पंचायत की संरचना, ग्राम सभा और पंचायत का गठन, आपको मैच करना है यहाँ पे। ठीक है, मैच करिए इसको जरा, क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे देख लीजिए, फिर मैच करिए, फिर उसका आंसर दीजिए कमेंट में। देखो यहाँ पे 243 ए, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका प्रावधान। देखो जैसे अगर ए की बात करें तो ये किससे हो जाएगा, ग्राम पंचायत का। यहाँ पे एक प्रकार से किसकी बात होती है, ए में ग्राम सभा के स्थापना की बात होती है, ग्राम सभा के स्थापना की बात होती है, यहाँ पे ग्राम सभा होगा। ठीक है, दूसरा होता है 243 बी। 243 बी क्या हो जाएगा, बताइए। 243 बी में क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे 243 जो बी है वो ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। जो बी वाला है वो बात करता है पंचायत के गठन की। देखो ग्राम सभा क्या होती है, गांव का हर व्यक्ति जो 18 साल से 18 प्लस हो चुका है वो ग्राम सभा का मेंबर बन जाता है। पंचायत क्या होती है, पंचायत के लिए आपको पंच या फिर जो है वार्ड मेंबर या पार्षद बनना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, इसलिए पंचायत का जो गठन होता है वो चुनाव से होता है। ग्राम सभा में ऑटोमेटिक हर एक मेंबर उसका पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आता है
243 सी, ठीक है। 243 सी में होती है संरचना, पंचायत की संरचना की बात की गई है, ठीक है। इसमें बी में ये पंचायत का गठन आ जाएगा, ए में आ जाएगा ग्राम सभा, और डी में आ जाएगा सीटों का रिजर्वेशन, सीटों का रिजर्वेशन। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा यहाँ पे 3, बी का 4 एंड सी का यहाँ पे 2 हो जाएगा, और डी का यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आंसर इज ए, ठीक है। आंसर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसको इंग्लिश में देख सकते हो आप, फॉर्म जो ये 243 ए है ये किसकी बात करता है, ग्राम सभा की बात करता है। 243 बी करता है फॉर्मेशन ऑफ पंचायत की बात करता है। 243 सी करता है कंपोजिशन ऑफ पंचायत, और डी करता है रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन ऑफ पंचायत, ठीक है। के बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, विदेशों से ऋण लेने के संदर्भ में भारतीय राज्य क्या विदेशों से ऋण ले सकते हैं? क्या राज्यपाल की आज्ञा से विदेशों से ऋण ले सकते हैं? आपातकाल में विदेशों से ऋण ले सकते हैं? विदेश से ऋण नहीं ले सकते, ऋण नहीं ले सकते हैं क्या, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विदेशों से ऋण नहीं ले सकते हैं। आंसर इज डी, मतलब कैन नॉट बोरो फ्रॉम अब्रॉड। भारतीय जो राज्य है, भारतीय राज्यों को विदेशों से ऋण लेने की यहाँ पे अनुमति नहीं है, क्योंकि ये संघात्मक शासन व्यवस्था के कहीं ना कहीं खिलाफ हो जाता है कि आप और देश की एकता संप्रभुता की जो एक केंद्रीकृत संरचना है वो उसके लिए घातक हो जाता है कि अगर कोई भी राज्य ऐसा खुद ही यहाँ पे विदेशों से ऋण लेने लगेगा तो हर एक राज्य फिर कहीं ना कहीं हमारी केंद्र पर निर्भर नहीं रहेगा, केंद्र पर निर्भर नहीं रहेगा तो ऐसे में अलगाववाद की यहाँ पे व्यवस्था हो सकती है। कौन सा कथन राज्यपाल के संदर्भ में आपको बताना है सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, इनकरेक्ट है? राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है, राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्या ये डी वाला सही है क्या? बिल्कुल नहीं है सही है, डी वाला बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे राज्यपाल राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये नहीं है, उत्तरदायी नहीं होते वो राज्य की विधानसभा के प्रति, जबकि मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। कौन सा कथन राज्यसभा के संदर्भ में सही नहीं है? अब ये राज्यसभा के कॉन्टेक्स्ट में आया है, सही नहीं है। इसके सदस्य राज्यों को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। संसद का स्थायी सदन है, ठीक है। लोकसभा के समान ही शक्तियां एवं स्थिति रखता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे कार्य करते हैं, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा कि इसकी शक्तियां जो है लोकसभा के समान नहीं है, शक्तियों में समानता नहीं है, असमानता है। लोकसभा कंपैरेटिवली ज्यादा पावरफुल है, जबकि राज्यसभा उतनी पावरफुल नहीं है। इट हैज सेम पावर एंड स्टेटस एज द लोकसभा, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको दिख रहा है सभी को? ठीक है, दिख रहा होगा जहां तक। अब आता है 120वें नंबर का प्रश्न। कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? मतलब प्रेसिडेंट को अगर जरूरत पड़ेगी तो वो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई होते हैं, जजेस होते हैं, उनसे सजेशन ले सकते हैं। बस आपको ये बताने कि आर्टिकल कौन सा है। 143 नंबर के आर्टिकल में ये प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 143 में प्रावधान किया गया है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे जजेस से क्या कर सकते हैं, रिकमेंडेशन ले सकते हैं कोई भी मुद्दे को लेकर के। तो ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, सिंपल सा था इसलिए मैंने फटाफट बता दिया। अब बात ये आती है क्या सुप्रीम कोर्ट की जो सजेशन है यहाँ पे, रिकमेंडेशन है, क्या इनके ऊपर बाध्यकारी होती है? तो बाध्यकारी नहीं होती है, बाध्य नहीं होती, यहाँ पे क्या होती है, बाध्य नहीं होती है। चलिए अब आती है यूनिट नंबर 8, ठीक है। यूनिट नंबर 8 से प्रश्न करेंगे अब हम। यूनिट नंबर 8 से क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं आपसे, पूछे गए हैं एग्जाम में जो 2024 में हुआ है एमपी सेट का, उससे हम करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? भारतीय राजनीतिक प्रक्रियाएं, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? स्वाधीनता के पश्चात, स्वाधीनता के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, जिसके प्रमुख उद्देश्य थे उत्पादन को अधिकतम बढ़ाना, ये उद्देश्य था जिससे राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके। क्या ये करना था कि अधिकतम उत्पादन को इतना बढ़ा दो जिससे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके। संपत्ति और आय की विषमता को समाप्त और गरीबी निवारण किया जा सके, क्या ये है यहाँ पे उद्देश्य? क्या पूर्ण रोजगार की प्राप्ति है, या बाजार व्यवस्था को मजबूत करना है? पढ़िए इसको आप लोग, बताइए। इंग्लिश में भी लिखा है यहाँ, टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू मैक्सिमम so that national income and per capita income, यहाँ पे income can increase to eliminate inequality of wealth and income and eradicate poverty, to achieve full employment, to strengthen the market system। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखो यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे स्वाधीनता के बाद हमारी अर्थव्यवस्था का जो नियोजित उसको प्लानिंग करना था,
प्लानिंग मतलब वही प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, फाइव ईयर प्लान्स लाए गए थे, पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। तो 5 ईयर जो प्लान्स थे, ये इन सब का क्या उद्देश्य था? क्योंकि हमें क्या करना था, उत्पादन को बढ़ाना था, तो ये तो बिल्कुल हो जाएगा, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके, ये करना ही था हमारा, इसलिए उद्देश्य हमने ये लाए थे। संपत्ति और आय की विषमता को समाप्त एवं गरीबी निवारण किया जा सके, बिल्कुल ये भी तो था कि हम कहीं ना कहीं जो असमानता है, विषमता है, इनकम इनइक्वालिटी है, जो हमारी यहाँ पे हंगर है, पावर्टी है, इसको खत्म करना, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति भी हो जाएगा। बाजार व्यवस्था का मजबूत करना ये नहीं होगा, क्योंकि बाजार व्यवस्था को मजबूत करना एक प्रकार से पूंजीवाद को बढ़ावा देना, एक प्रकार से अमीरों को और बढ़ावा देना, गरीबों को और गरीब कर देना, तो ये व्यवस्था नहीं थी। सी आंसर हो जाएगा, 1 2 3 आंसर, ठीक है, सी वाला हो जाएगा करेक्ट। की बात है, भारत की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट 23 अप्रैल 2002 को यहाँ पे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पे जारी की गई थी। अब उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 2002 के समय पूछा गया है, जो रिपोर्ट आई थी इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इसका, कि जब 2002 में यहाँ पे रिपोर्ट आई थी नई दिल्ली के यहाँ से, तो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ने ये प्रकाशित की थी, तो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे कौन थे? जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जो एनडीए गवर्नमेंट के उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो यहाँ पे क्या थे? मुख्य रूप से यहाँ पे नेता देखे जाते हैं प्रधानमंत्री के रूप में। भारत के वैश्वीकरण के संदर्भ में 123 नंबर का प्रश्न, भारत के वैश्वीकरण के संदर्भ में, भारत में वैश्वीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में वैश्वीकरण से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है क्या? क्या ये हुआ है? भारत में मध्यम वर्गीय उपभोक्ता विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। भारत में उच्च तकनीक का निर्यात बढ़ा है। आपको बताना, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया हैज बूस्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडियाज मिडिल क्लास कंज्यूमर्स हैव बिकम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स, एक्सपोर्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंक्रीज्ड इन इंडिया। सिलेक्ट करना है आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे। बताइए। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भारत में जो ये वैश्वीकरण आया है, इससे भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? एक तो ये भारत में जो वैश्वीकरण से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है, ये तो कह सकते हैं कि हाँ, वैश्वीकरण से ये तो फायदा हुआ है कि भारत में आर्थिक विकास मिला बढ़ा है, क्योंकि वैश्वीकरण की जो व्यवस्था 1991 के आर्थिक सुधारों से आई है। आपको पता होगा एलपीजी रिफॉर्म्स हुए हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो इससे क्या फायदा हुआ है? आर्थिक विकास बढ़ावा हुआ ही है, बिल्कुल हुआ है। भारत के मध्यम वर्गीय उपभोक्ता, जो मिडिल क्लास कंज्यूमर्स हैं हमारे इंडिया के, वो विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए। मतलब मिडिल क्लास की जो परचेजिंग पावर है वो बहुत अच्छी है भारत के, तो इसलिए यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा, जिससे उनको अट्रैक्शन यहाँ पे हुआ है। जो विदेशी निवेशक है, दुनिया भर की हर एक कंपनी भारत में आकर के अपना सामान बेचना चाहती है, क्योंकि उसको पता है भारत में मिडिल क्लास जो कैटेगरी है, ये लोग बहुत कंज्यूमर्स हैं, वो खरीदने के इच्छुक भी है। ठीक है। भारत में उच्च तकनीकी का निर्यात बढ़ा है, ये भी कह सकते हैं कि भारत में भी कहीं ना कहीं उच्च तकनीक का निर्यात बढ़ा है, बिल्कुल। तीनों आंसर यहाँ पे सही हो जाएंगे, तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अब बताइए इसका, भारत में धर्म और राजनीति की अंतःक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, धर्म और राजनीति की अंतःक्रिया। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, ये पहला, ये फर्स्ट वाला क्या लिखा हुआ? पंथ निरपेक्ष राजनीति का मार्ग कमजोर हुआ है क्या? धर्म के आधार पर पृथक राज्यों की मांग की जाती है, पृथक राज्यों की मांग की जाती है क्या? यह राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक नहीं होता है क्या? इंग्लिश में देखो यहाँ पे, जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, वो आपको रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि ये उनके बीच में इंटरेक्शन बिटवीन यहाँ पे देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा, अंतःक्रिया देखी जा रही है कि नहीं देखी जा रही, किस तरीके से देखी जा रही है। और तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, फर्स्ट है ये, द पाथ ऑफ सेक्युलर पॉलिटिक्स हैज वीकेंड, सेपरेट स्टेट्स आर डिमांडेड इन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इट डज नॉट हिंडर द पाथ ऑफ नेशनल यूनिटी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये क्या लिखा है कि पंथ निरपेक्ष राजनीति का मार्ग कमजोर हुआ है। क्या हुआ है? जब धर्म और राजनीति एक साथ चलते हैं, देखो धर्म का जब राजनीति में प्रवेश हो जाता है, अब सबको पता है, तो क्या होता है, एक प्रकार से जो हमारे भारतीय राजनीति या फिर संविधान की जो विशेषता है, क्या विशेषता? भारतीय संविधान की विशेषता है पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता। तो उससे कहीं ना कहीं हमें समझौता करना पड़ता है, वो कमजोर हो जाता है।
राजनीति में जब कहीं ना कहीं धर्म का एंटर या प्रवेश हो जाता है, इंटरेक्शन हो जाता है, तो पंथ निरपेक्ष राजनीति का मार्ग कमजोर हो जाता है। तो ये वाला तो सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही बात है, सही तो बात दिखी है यहाँ पे। धर्म के आधार पर पृथक राज्यों की मांग भी की जाती है, ये भी हो सकता है। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक नहीं होता है, ये भी हो जाएगा। बाधक नहीं होता है, ये गलत है। बाधक होता है, बाधक होता है ना ये, इस वजह से ये लाइन, ये थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसलिए आंसर 1 और 2 यानी बी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, बी वाला। चलिए 125 नंबर का प्रश्न क्या लिखा हुआ है आपके सामने, देखिए। भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की घोषणा भारत सरकार के किस वर्ष की गई थी? देखो कौन सा आयोग है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। आयोग के बारे में प्रश्न आया है, क्वेश्चन आया है आयोग के बारे में। कौन सी आयोग? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। को अनाउंस कब किया गया था? 1991 में, 90 में, 92 में या फिर 93 में? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल है, 1990 में। 1990 यानी बी आंसर हो जाएगा इसका। इस टाइम पे क्या किया था? इसको एक प्रकार से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। मतलब कह सकते हैं यहाँ पे कि इसको राष्ट्रीय दर्जा एक प्रकार से 1990 में दिया गया था। और फिर आपको पता है संवैधानिक दर्जा आपको पता है बाद में दिया गया था, 2003 के आसपास दिया गया था। चलिए, इसके बाद यहाँ पे प्रश्न आया है कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, जाति की भूमिका। देखो ये पहचान की राजनीति जो आजकल होती है ना बहुत ज्यादा, हमारे इसमें सिलेबस में भी दे रखा है पहचान की राजनीति जो है। तो आइडेंटिफिकेशन पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आया है कि डिटेल एनालिसिस ऑफ द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स हैज बीन डन इन द बुक ऑफ कॉस्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? मतलब आपकी बुक का नाम क्या है? कॉस्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। कॉस्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स का जो रचयिता है, लेखक है, वो कौन है? मॉरिस जोन्स, रजनी कोठारी या फिर सुभाष कश्यप, ग्रेनविल ऑस्टिन? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रजनी कोठारी इसका आंसर हो जाएगा। रजनी कोठारी जो है वो इस प्रकार की किताब का वर्णन कर मतलब लिखती है, लेखक है। और जाति की भूमिका उन्होंने अच्छे से बताई कि कैसे राजनीति में जाति बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। जैसे आप बाहर के कुछ स्टेट्स देख लो जहाँ पे जातिवाद बहुत ज्यादा है, राजनीति में जाति का हावी बहुत है। बिहार हो गया, यूपी हो गया, ठीक है, एमपी भी अब थोड़ा बहुत देखने को मिलता ही, उतना नहीं है लेकिन है। तो एमपी भी है काफी हद तक, ठीक है। छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है, ठीक है। जाति मतलब वही जाति, जनजाति, फिर पिछड़ा वर्ग की जाति, सवर्ण जाति, ये सब कहीं ना कहीं इस आधार पे वोट बैंक डिसाइड होता है, फिर यहाँ पे चुनाव लड़ा जाता है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की क्या है स्थापना, समाज सुधार हेतु कौन से राज्य में की थी? देखो समाज सुधार यानी जाति आधारित जो समाज सुधार है ये इन्होंने किया था। अब ये किस राज्य से किया था ये आपको बताना है। इंग्लिश में क्या लिखा है? सत्य शोधक समाज इन 1973 सोशल रिफॉर्म्स जो हुए हैं उन्होंने किस स्टेट से किए हैं? ठीक है, विच स्टेट? यहाँ पे तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? बताइए। देखो हम सब जानते हैं यहाँ पे कि जो ये सत्य शोधक समाज से जुड़े हुए ज्योतिबा फुले थे, उनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, इनका जो मेन क्षेत्र था, जो रीजन था, वो था महाराष्ट्र का रीजन, जहाँ पे इन्होंने क्या किया था? प्रचार प्रसार किया था महिलाओं की शिक्षा का। जातिवादी जो व्यवस्था उस पे कुठाराघात किया था, उस पे कहीं ना कहीं उन्होंने विरोध किया था। तो ये सब बातें आपको महाराष्ट्र के अंतर्गत देखने को मिलेगी। भाषा के आधार पे भारत में गठित प्रथम राज्य बताना है आपको। भाषा के आधार पे जो गठित हुआ है प्रथम राज्य, बिल्कुल सिंपल है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जो भाषा के आधार पे गठित हुआ है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। किस यहाँ पे व्यक्ति के यहाँ पे भूख हड़ताल में मृत्यु हुई थी आंध्र प्रदेश राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में आपको पता है यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जब बहुत बड़े आंदोलन अनशन हो रहे थे, तो वहां पे एक व्यक्ति थे, श्री रामुलु पोट्टू, श्री रामुलु, ठीक है, श्री रामुलु पोट्टू, यप, पोट्टी करके ऐसा कुछ नाम था, ठीक है, श्री रामुलु। इनको यहाँ पे आ, इनको यहाँ पे
क्या है यहाँ पे, भूख हड़ताल में इनकी मृत्यु हो गई थी, एक प्रकार से इनकी डेथ हो जाती है, जिस वजह से ये थोड़ा सा एजिटेशन जो था, ये अनशन था, ये कहीं थोड़ा सा गलत दिशा में ना चला जाए, इसलिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश की जो मांग थी, तेलुगु भाषी स्टेट की मांग थी, वो यहाँ पे मान ली जाती है। मद्रास से यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, इस तेलुगु राज्य को, आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया जाता है। अब आता है यहाँ पे 29 वाला प्रश्न, 129 वाला प्रश्न। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को, ठीक है, 6 अप्रैल 1980 है ये, उसको दिल्ली में की गई थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी या सिकंदर बख्त, ठीक है। पहले अध्यक्ष कौन थे भारतीय जनता पार्टी के? अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे, बताइए। देखो यहाँ पे ये इंग्लिश में भी लिखा है, आप वही ज्यादा तो समझ गए होंगे। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले क्या है, प्रथम अध्यक्ष देखे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के किस संशोधन ने भारत में दल बदल विरोधी कानून को लागू किया? भारत के किस संविधान संशोधन, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इम्प्लीमेंटेड द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया? एंटी डिफेक्शन को किसने क्या है यहाँ पे लागू किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से यहाँ पे भारत में क्या लागू किया गया? दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया। दल बदल विरोधी कानून लागू किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 130 प्रश्न कर लिए हैं। अब हमारी चलती है 131 वाले प्रश्न पे, जो कड़ी है वो चलने वाली है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए, यहाँ से हमारे यूनिट नंबर 8 के प्रश्न स्टार्ट होने वाले हैं। यूनिट नंबर 8 के प्रश्न स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें किसके बारे में बात की गई है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो साथियों, आपको पता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ज्यादातर थियोरेटिकल प्रश्न यहाँ से बहुत आएंगे। तो अगर थ्योरी आपकी अच्छी है तो आप इन प्रश्नों को आंसर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, हम उसको बिल्कुल दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अब करते हैं 131 नंबर के प्रश्नों के बारे में। जब तक प्रशासन, लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं बनाया जाता, तब तक इसके विज्ञान होने का दावा खोखला ही बना रहेगा। कथन किसका है? एडविन स्टीन, ड्वाइट वाल्डो, रॉबर्ट डेहल या फिर टी एन चतुर्वेदी? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा? Unless the study of public administration is made comparative, is its claim of being a science will remain hollow। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जैसे लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं बनाया जाता तो विज्ञान होने का दावा खोखला ही बना रहेगा। अगर इसको साइंटिफिकली आपने नहीं पढ़ा, इसको आपने कंपेरेटिवली साइंटिफिकली, अगर मतलब एक प्रकार से साइंटिफिकली अगर उसको पढ़ना है तो आपको कंपेरेटिव इसका स्टडी करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर आपने तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया तो इसको विज्ञान मानना बंद कर दो, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका? ये किसने कहा है? देखो यहाँ पे जो लाइन है, ये रॉबर्ट डेहल कहते हैं, रॉबर्ट ए डेहल, रॉबर्ट ए डेहल ने की है कि अगर लोक प्रशासन को तुलनात्मक रूप से अध्ययन नहीं करोगे तो आपकी जो ये व्यवस्था है साइंस बनाने की, ये नहीं रह पाएगी, खोखली है। अब आता है पॉल एच एप्पल बी। पॉल एच एप्पल बी के अनुसार यहाँ पे लोक प्रशासन निजी प्रशासन के 3 आधारों पर भिन्न है, ठीक है। लोक प्रशासन निजी प्रशासनों प्रशासन में की व्यवस्था में 3 आधार पर ये भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनकी योजना या प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं है? राजनीतिक चरित्र, उद्देश्य प्रभाव, विचार की व्यापकता, लोक जवाबदेहिता या लेखांकन एवं लेखा परीक्षण। इंग्लिश में पढ़ लो इसको। अकॉर्डिंग टू पॉल एच एप्पल बी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफर्स फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन 3 ग्राउंड। 3 ग्राउंड के बेसिस पर ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अलग हो जाता है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द इन हिज प्लान एंड प्रपोजल? कौन सा इनसे में इंक्लूड नहीं रहेगा या नहीं होगा? पॉलिटिकल कैरेक्टर, ऑब्जेक्टिव, इम्पैक्ट एंड ब्रीथ ऑफ थॉट, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसका जो आंसर होगा जाएगा वो होगा उद्देश्य प्रभाव एवं विचार की व्यापकता। उद्देश्य प्रभाव एवं विचार की व्यापकता यहाँ पे शामिल नहीं होती है, 3 आधारों से भिन्न है ये। बाकी जो शामिल होती है वो होती है चरित्र, शामिल होता है जो कि निजी, और कहीं ना कहीं यहाँ पे लोक प्रशासन जो है ना 3 आधार में यहाँ पे क्या है, भिन्न होता है। एक तो चरित्र के मामले में, लोक जवाबदेहिता के मामले में, लेखांकन और लेखा परीक्षण के मामले में, ठीक है। पारिस्थितिकी उपागम के ऊपर प्रश्न आया है। देखिए पारिस्थितिकी उपागम के ऊपर प्रश्न क्या लिखा हुआ है।
देखो पारिस्थितिकी उपागम के ऊपर प्रश्न ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो ये व्यवस्था है इसके प्रणेता फ्रेडरिक्स हैं क्या? बिल्कुल फ्रेडरिक्स हैं, ये सही है। यह वेबेरियन प्रतिमान के निकट है, बिल्कुल ये भी सही है। वेबेरियन प्रतिमान, ठीक है। मैक्स वेबेरियन जो एक स्टैंडर्ड बनाया गया उसके निकट है, ठीक है। इसके अध्ययन की अंतर अनुशासनिक विधि है, नहीं। इसके अध्ययन की अंतर अनुशासनिक विधि नहीं है पारिस्थितिकी उपागम की, तो इसके प्रवर्तक एल्टन मेयो, ये भी गलत हो जाएगा। यह मानव संबंध विचारधारा के निकट है, ये भी गलत हो जाएगा। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 और 2 आंसर हो जाएगा। इसको इंग्लिश में भी देख सकते हो आप, इंग्लिश में भी स्टेटमेंट इसके रीड कर सकते हो। 1 और 2 यानी बी आंसर हो जाएगा। इट इज ओरिजिनेटर इज फेडरिक्स, ठीक है। वेबेरियन पैराडाइम कह सकते हैं इसको। इंटरडिसिप्लिनरी मेथड ऑफ स्टडी ये नहीं है इसका। ऑर्गेनाइजर ओरिजिनेटर इज एल्टन में, ये भी गलत हो जाएगा। और इट इज क्लोज टू ह्यूमन रिलेशन आइडियोलॉजी, ये भी गलत हो जाएगा इसका, ठीक है। अब आता है यहाँ पे नवलोक प्रबंधन की अवधारणा। नवलोक प्रबंधन की अवधारणा नियो पब्लिक मैनेजमेंट की अवधारणा अन्य कई नामों से भी जानी जाती है। कौन सा एक विकल्प नवलोक प्रबंधन का पर्याय नहीं है? उत्तर नौकरशाही प्रतिमान, उद्यमी शासन, उदार प्रशासन या बाजार आधारित लोक प्रशासन। कौन सा नहीं पूछा गया, तो नहीं होगा उदार प्रशासन। देखो यहाँ पे नवलोक प्रबंधन का पर्याय यहाँ पे क्या होगा, उत्तर नौकरशाही प्रतिमान, उद्यमी शासन हो जाएगा। और ये उदार प्रशासन नहीं होगा, ठीक है। इसको आप इनकरेक्ट कर दो। बाजार आधारित लोक प्रशासन ये भी हो जाएगा। नवलोक प्रबंधन एक प्रकार से क्या करता है, थोड़ा सा अलग तरीके से प्राइवेटाइज तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। थोड़ा सा साइंटिफिक, मतलब ऐसा नहीं कहेंगे हम इसको कि परंपरागत ज्यादा है, इसमें नवाचारों को महत्व दिया गया है, ठीक है। अब आता है 135 नंबर का प्रश्न, क्या लिखा हुआ है, कौन सा लोक प्रशासन पर वैश्वीकरण के प्रभाव में शामिल नहीं है? भौगोलिक सीमा में ऊपरी बुद्धिजीवियों की बढ़ती भूमिका, बढ़ते आर्थिक उदारवादी विनिमयों की बढ़ती अप्रासंगिकता, नागरिक चेतना का उच्च स्तर, बहुराष्ट्रीय निगमों का घटता प्रभाव, लोक एवं निजी प्रशासन के मध्य घटती असमानताएं। इंग्लिश में रीड कर लो इसको। Which of the following is not included in the impact of globalization? Impact on globalization, impact of globalization on public administration. कौन सा इसमें से इंक्लूड नहीं होगा जो ग्लोबलाइजेशन पे इम्पैक्ट डालता है, सॉरी ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट डालता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे? इंक्रीजिंग रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल अक्रॉस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, ग्रोइंग irrelevance of regulations due to the growing economic liberalism, higher level of civil consciousness, decreasing influence of multinational corporation, decreasing disparities between public and private administration। बताइए। देखो यहाँ पे वैश्वीकरण के प्रभाव में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? यहाँ पे शामिल नहीं बोल रहा है कि जिससे वैश्वीकरण का प्रभाव लोक प्रशासन पर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखो एक तो ये सेकंड वाला हो जाएगा। इसमें बुद्धिजीवियों की तो भूमिका बढ़ती है, देखो ये वाला तो ठीक है, करेक्ट है। इनकरेक्ट बोला ना यहाँ पे, इनकरेक्ट बताना है, तो एक तो ये हो जाएगा बढ़ते आर्थिक उदारवादी विनियमों की बढ़ती अप्रासंगिकता। अप्रासंगिकता थोड़ी बढ़ती है, उसकी तो और रिलेवेंस बढ़ती है एक प्रकार से। नागरिक चेतना का उच्च स्तर, नागरिक चेतना का उच्च स्तर, नागरिक चेतना का उच्च स्तर होता है क्या? हायर लेवल ऑफ सिविक कॉन्शियसनेस, ठीक है, ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा। बहुराष्ट्रीय निगमों का घटता प्रभाव नहीं, ठीक है, ये ठीक है, ये तो हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव वे में हो सकता है, ठीक है, कह सकते हैं। लेकिन बहुराष्ट्रीय निगमों को घटता प्रभाव ये थोड़ी होता है। ग्लोबलाइजेशन से तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का तो और दबदबा बढ़ता है, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। लोक एवं निजी प्रशासन के मध्य घटती असमानताएं, असमानताएं घट रही है, ये सही है, यानी कि ये हमें इनकरेक्ट बताना है। तो इनकरेक्ट तो सिर्फ हमें 2 और 4 ही मिले हैं, बाकी यहाँ पे सही है ये फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फिफ्थ वाला, जो कि यहाँ पे इम्पैक्ट वाली बातें यहाँ पे लिखी हुई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4 यानी कि सी वाला, ठीक है, सी वाला आंसर हो जाएगा, सी। 136 नंबर का प्रश्न देखिए, बताइए। संगठन में अब देखो ये संगठन से प्रश्न आया है, संगठन नाम का जो टॉपिक है उससे प्रश्न आया, उत्पन्न संघर्षों को रचनात्मक बनाने
और उसका समाधान करने के लिए मैरी पार्कर फॉलेट की 3 विधियां यहाँ पे बताई गई हैं। कौन सी विधि उसके द्वारा बनाई गई योजना का हिस्सा नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो प्रभुत्व की बात उन्होंने की है, समझौते की बात की है, एकीकरण की बात की है, तो विभाजन की बात नहीं की है। ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है तो जो उन्होंने उल्लेख ही नहीं किया तो वो हम क्यों टिक करेंगे यहाँ पे। तो डिवीजन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा गया है यहाँ पे। संप्रेषण पे आया है क्वेश्चन, संप्रेषण पे। ठीक है, संप्रेषण में क्या है, संप्रेषण के बारे में चेस्टर बर्नार्ड के विचारों में क्या सही नहीं है। ठीक है, देखो संप्रेषण या संचार के बारे में चेस्टर बर्नार्ड क्या कहते हैं ये आपको पहले समझना पड़ेगा। संप्रेषण संचार के बारे में चेस्टर बर्नार्ड क्या कहते हैं, संचार सत्ता अंतर संबंधित अवधारणा है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट उनका है, सही है। सत्ता वह संचार है जिससे जिसे सदस्य कार्मिक स्वीकार करते हैं, बिल्कुल ये भी सही है, कार्मिक स्वीकार करते हैं। ठीक है, ये है ना, यहाँ पे अंतर संबंधित है क्योंकि इंटरकनेक्टिविटी, इंटर रिलेशन है यहाँ पे। उच्च अधिकारियों द्वारा प्रेषित संचार की 3 श्रेणियां होती हैं, बिल्कुल ठीक है, ये भी है। सत्ता और संचार के विषय में बर्नार्ड और फेयोल के विचारों में समानता है, समानता नहीं है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, डी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका नो सिमिलैरिटीज बिटवीन व्यूज ऑफ बर्नार्ड एंड द फेयोल अबाउट पावर एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, के बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 138 नंबर का प्रश्न, अभिप्रेरणा से संबंधित आपको बताना है, यानी मोटिवेशन से रिलेटेड। मोटिवेशन से रिलेटेड प्रश्न आया है, आपको वो बताना है क्या आंसर हो जाएगा। मोटिवेशन, सिद्धांत लिखा है फिर विचार लिखे हैं, मतलब थ्योरी लिखा है फिर यहाँ पे थिंकर होना चाहिए। ठीक है, थिंकर्स, थ्योरी यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे थिंकर्स। एकात्मक द्रव्यात्मक सिद्धांत किसने दिया, द्विघटक सिद्धांत, आवश्यकता सिद्धांत, आवश्यकता सोपान सिद्धांत, प्रत्याशा सिद्धांत, इंग्लिश में कहेंगे यूनिलैटरल मटेरियल थ्योरी, एफडब्ल्यू टेलर टू कंपोनेंट थ्योरी, नीड हायरार्की थ्योरी एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इंग्लिश में यहाँ पे थिंकर्स कौन से, एफडब्ल्यू टेलर, डगलस मैग्रेगर, अब्राहम मैस्लो और ह्यूम होगा यहाँ पे, ह्यूम, घूम नहीं होगा, ह्यूम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो इसका आंसर जहां तक होना चाहिए यहाँ पे, एकात्मक द्रव्यात्मक सिद्धांत तो एफडब्ल्यू टेलर का ठीक है। आवश्यकता सोपान सिद्धांत मैस्लो का ही है, सोपान सिद्धांत जैसे मैस्लो बोलते हैं कि एक इंसान की पहले क्या आवश्यकता होती है, फिर क्या आवश्यकता होती है, फिर क्या आवश्यकता होती है, वो उस हिसाब से बताते हैं। पहले एक व्यक्ति की आवश्यकता क्या होती है, वो अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी करता है, खाने पीने की जरूरतें पूरी करता है, जब वो पूरी हो जाती है तो फिर उसके बाद वो आगे बढ़ता है, फिर वो थोड़ा सा अपने जीवन को और सुधारने, लिविंग स्टैंडर्ड पे जाता है वो। फिर उसके बाद वो आत्म सम्मान, सेल्फ जो रिस्पेक्ट वाली एक जो इसकी डिमांड होती है उस पर जाता है। मतलब इस तरीके से ऐसे 5 सोपान बताए गए हैं। प्रत्याशा सिद्धांत ह्यूम का है ये। ठीक है, द्विघटक सिद्धांत यहाँ पे किसका है, ये द्विघटक सिद्धांत मैग्रेगर का नहीं है, क्योंकि मैग्रेगर का एक्स वाई थ्योरी है। ठीक है, मैग्रेगर की थ्योरी क्या है, एक्स वाई थ्योरी है, और द्विघटक सिद्धांत किसका है, हर्जबर्ग का है। ठीक है, ये किसका है, हर्जबर्ग का है, फ्रेडरिक हर्जबर्ग का है। प्रबंधक, प्रश्न क्या है, प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है। प्रबंधक जो भी करता है वो निर्णयों के द्वारा ही करता है, बताना है आपको। हर्बर्ट साइमन, पीटर ड्रकर, जैसे बर्नार्ड, ये मार्च। मार्च क्या है, मतलब थिंकर का नाम है, ठीक हो रखी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है। हर्बर्ट साइमन, पीटर ड्रकर, चेस्टर बर्नार्ड। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रबंधक के लिए निर्णयों की बात बोली गई है, और निर्णय सिद्धांत, डिसीजन मेकिंग सिद्धांत किसने दिया है, हर्बर्ट साइमन ने दिया, हर्बर्ट साइमन। निर्णय निर्माण सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है, हर्बर्ट साइमन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 140 नंबर का प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, बताइए। कौन सी एक विकास प्रशासन की विशेषता नहीं है, विकास प्रशासन, डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन की विशेषता नहीं बोला गया, नहीं। परिवर्तनोन्मुखी, बिल्कुल होती है ना ये तो,
बाजारोन्मुखी ये नहीं होती है, परिणामोन्मुखी बिल्कुल ये होती है, कार्य कुशलता उन्मुखी ये भी होती है। कौन सी यहाँ पे विशेषता यहाँ पे डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई है? चेंज ओरिएंटेड बिल्कुल है, रिजल्ट ओरिएंटेड बिल्कुल है, एफिशिएंसी ओरिएंटेड बिल्कुल भी है, मार्केट ओरिएंटेड नहीं होती है। हर जगह मार्केट थोड़ी होता है कि मार्केट जहाँ पे हर चीज डेवलप कर रहा है वहां पे प्रशासन भी अच्छा ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं अब। ठीक है, एक मिस्टेक यहाँ पे ये हो गई है, सॉरी। यूनिट 9 9 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे शायद 8 बोल दिया था, यहाँ पे 9 होना चाहिए। लोक प्रशासन यहाँ पे टॉपिक है और यहाँ पे यूनिट 9 होना चाहिए। ठीक है, और एक और मिस्टेक यहाँ पे ये हो चुकी है, थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लेना। मिस्टेक ये हो गई है, थोड़ा सा पीपीटी जो है ना टाइप करने में इशू हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है वो तो, एक नॉर्मल सी टाइपिंग मिस्टेक ये हो गई है कि यहाँ पे यूनिट 9 लिखना भूल गए हैं, बस यूनिट 10 लिखना भूल गए हैं, सॉरी। यहाँ पे यूनिट 9 के हो चुके हैं, अब यूनिट 10 लिखना यहाँ पे भूल गए हैं, और 10 का नाम आपको पता होगा। ये नाम तो नीचे सही लिखा है, बस यहाँ पे ऊपर चेंज करना भूल गए हैं वो। तो भारत में शासन और सार्वजनिक नीति क्या है प्रश्न, टॉपिक का नाम क्या है, यूनिट का नाम क्या है? भारत में शासन और सार्वजनिक नीति, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, इसके ऊपर अब हम प्रश्न करने वाले यूनिट 10 पर। वो बीच में थोड़ा सा इशू हो गया है कि मैं उसको यूनिट, शायद मैंने 8 भी रीड कर दिया है, ध्यान नहीं दिया। यूनिट 9 के वो प्रश्न, ठीक है। अब इसके बाद यूनिट 10 के करते हैं। यूनिट 10 में आपको पता है गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस की बात होती है, गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस की बात होती है एमपी सेट में, सिलेबस में, पॉलिटिकल साइंस में। कौन सा सुशासन का एजेंडा, सुशासन का एजेंडा पूछा गया, देखो गुड गवर्नेंस पे क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा गुड गवर्नेंस पे क्वेश्चन रहेंगे, योजनाओं पे क्वेश्चन रहेंगे, अलग अलग जो मिशन रहे हैं, अलग अलग जो सुशासन के लिए अलग अलग संविधान में जो बातें जोड़ी गई हैं उन पे क्वेश्चन रहेंगे। खासतौर पे योजनाओं से क्वेश्चन बहुत रहते हैं, और सुशासन के अलग अलग जो सिद्धांत है उन पे क्वेश्चन रहते हैं, विशेषताओं पे क्वेश्चन रहते हैं। तो कौन सा सुशासन का एजेंडा बिंदु नहीं है? प्रभावी कुशल प्रशासन, सत्ता के प्रयोग में स्वेच्छाचारिता, या फिर परिणामोन्मुखी प्रशासन, भ्रष्टाचार रहित प्रशासन। देखो आप खुद ही देखो, सुशासन कब आता है, गुड गवर्नेंस कब आता है? जब प्रभावी होता है, कुशल प्रशासन होता है, तब आता है, ये तो सही हो जाएगा। सत्ता के प्रयोग में स्वेच्छाचारिता, स्वेच्छाचारिता गलत होता है। स्वेच्छाचारिता को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोक्रेसी, मतलब जब जो मन किया वो हमने, जो मन में आया वो कर दिया। तो ये थोड़ी होता सुशासन का यहाँ पे बिंदु, एजेंडा। परिणामोन्मुखी यहाँ पे प्रशासन होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बिल्कुल होता है, तभी तो यहाँ पे सुशासन मिल पाएगा। और भ्रष्टाचार रहित प्रशासन, ठीक है, यहाँ पे करप्शन फ्री यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा, तभी सुशासन आ पाएगा। तो ये 141 हो गया। 142 देखते हैं, लोक लेखा समिति का भारतीय राजनीति जीवन में उदय 1896 के की सिफारिशों के साथ जुड़ा हुआ है। लोक लेखा समिति का जो भारतीय राजनीतिक जीवन में उदय जो है 1896 के किसकी सिफारिशों के साथ जुड़ा हुआ है? वेल्बी आयोग, विटले आयोग, एस्टन आयोग समिति, या फिर फ्लोडन समिति, फ्लोडन समिति। क्या लिखा हुआ है? द इमरजेंस ऑफ पब्लिक अकाउंट्स, इंग्लिश में देखो यहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है पीएसी, जो पीएसी है इन इंडियन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल लाइफ एसोसिएटेड विद द रिकमेंडेशन ऑफ द 1896 कमीशन ऑफ वेल्बी कमीशन, वेल्बी कमीशन इसका करेक्ट हो जाएगा, वेल्बी आयोग इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेल्बी आयोग ने यहाँ पे क्या किया था, इसकी सिफारिशों के माध्यम से यहाँ पे लाया गया था ये पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसके बाद 143, कौन सी भारतीय प्रशासनिक संस्कृति की विशिष्ट विशेषता नहीं है? ये नहीं वाले प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, नहीं वाले, कौन सा नहीं है, कौन सा ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरीके से आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे सलाह ही है मेरी, क्वेश्चन को ध्यान समझो, विशेषता नहीं पूछी गई यहाँ पे। भारतीय प्रशासनिक संस्कृति की विशेषता पूछी गई, इंग्लिश में पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर का यहाँ पे जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो क्या नहीं है? ठीक है, बताइए। क्या हेरारकी होगा, पर्सनल ओरिएंटेशन होगा, डीएफिकेशन ऑफ पावर होगा, यानी इक्वालिटी होगा? इंग्लिश हिंदी में नहीं पढ़ा है मैंने। पद सोपान, व्यक्तिगत उन्मुखीकरण, या सत्ता का दैवीकरण, या समानता?
देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्ता का दैवीकरण, ठीक है, या फिर एक प्रकार से समानता हो जाएगा। क्या हो सकता है, प्रशासनिक संस्कृति की विशिष्ट विशेषता नहीं है, जो भारतीय कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। सत्ता का दैवीकरण तो बहुत होता है भारतीय प्रशासनिक शक्ति में, सत्ता को देवीकरण तो मानते हैं, ठीक है, ये तो है। व्यक्तिगत उन्मुखीकरण ये भी होता है, पद सौंपन है, समानता नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था में, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में जो विशेषता नहीं है ना, विशिष्ट विशेषता, वो ये नहीं है, समानता नहीं है। इस वजह से भारतीय जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो काफी हद तक कैसी हो जाती है, मतलब एक प्रकार से नौकरशाही बन जाती है, कठोर हो जाती है। शिक्षा का अधिकार, देखो अभी योजना या मिशन पे आ चुका है क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया था, आरटी कब लागू किया गया था? 2009 अगस्त में, अगस्त अक्टूबर में, या फिर जनवरी 2010 में, या फिर अप्रैल 2010 में? 2009 या 10 दोनों बोले गए हैं। आपको ये बताना है कि ये डेट तो ठीक है, मंथ बताना है आपको। व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन आरटी इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट कब किया गया था? देखो इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए, 2009 में तो एक्ट आया था। आरटी एक्ट कब आया था? 2009 में आया था। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में। लागू करने की जो डेट है वो अलग है थोड़ी सी, वो है अप्रैल 2010। अप्रैल 2010 है डेट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल 2010, यानी डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्थान की स्थापना की गई थी? सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्थान की स्थापना, देखो जनरली ये एमपी टेट में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, सेट में भी आ चुका है। अब देखो ये नेट वगैरह में तो आता ही रहता है, जनरली वो तो दो दो बार होता है तो आता ही रहता है। ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है कि पहली बार लोकायुक्त, देखो लोकायुक्त होते हैं स्टेट में, और जो लोकपाल होते हैं वो होते हैं सेंट्रल लेवल पे अधिकारी, या सबसे बड़े जांच अधिकारी होते हैं सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे। तो ये किस राज्य ने लोकायुक्त की व्यवस्था सबसे पहले राज्य बनाई थी? तो मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली। तो इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। 70 के दशक में ही महाराष्ट्र क्या करता है, लोकायुक्त की स्थापना या संस्थान की स्थापना कर देता है। 1970-71 के आसपास ही है, जहां तक 1971 में ही किया था इसने, 1971 में लोकायुक्त की स्थापना कर दी थी, ठीक है। के बाद संस्थानम समिति की स्थापना, संतानम समिति की स्थापना किस सामाजिक समस्या के निवारण हेतु की गई थी? इंग्लिश में संतानम कमिटी वॉज स्टैब्लिश टू सॉल्व द विच सोशल प्रॉब्लम, कास्ट, पॉवर्टी, एजुकेशन एंड करप्शन। बिल्कुल सिंपल आंसर है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के लिए बनाई गई थी समिति, भ्रष्टाचार के निवारण के लिए समिति बनाई गई थी। इसके बाद है गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में 4 प्रकार की परस्पर क्रियाएं होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परस्पर क्रिया सही नहीं है? कौन सी सही नहीं है ये बताना है। ई गवर्नेंस में 4 प्रकार की परस्पर क्रियाएं होती हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू कोर्ट। बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका, गवर्नमेंट टू कोर्ट। सरकार से न्यायालय के बीच में ये व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। तो कोर्ट खुद एक गवर्नमेंट का ही पार्ट है। अब आता है 148 नंबर का प्रश्न, लास्ट के 3 प्रश्न बचे हुए हैं। किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत ग्राम सभा सामाजिक संपरीक्षा करती है? अंडर विच सेक्शन ग्राम सभा कंडक्ट सोशल ऑडिट अंडर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005? किसके अंतर्गत ये करती है, किस सेक्शन के अंतर्गत? देखो इसका अगर आपने एक्ट पढ़ा होगा, मनरेगा एक्ट पढ़ा होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पढ़ा होगा आपने 2005 में, तो आपको सेक्शन 17 मिलेगा। बहुत टफ क्वेश्चन तो कह सकते हैं, क्योंकि ये एक्ट पढ़ोगे तभी आपको ये नॉलेज मिलेगी, जिसमें बोला गया है ग्राम सभा में जो भी फंडिंग वगैरह होती है उसकी सामाजिक संपरीक्षा सामाजिक रूप से, सामुदायिक रूप से करी जाएगी, ठीक है। ऑडिटिंग वगैरह कैसे होगी, यहाँ पे जो ऑडिटिंग है एक सोशल बेसिस पे होगी, यहाँ पे क्या लिखा, सोशल ऑडिट होगा। यहाँ पे सोशल ऑडिट आपको पता है, सामाजिक, जब बहुत सारे लोग ही लोकली यहाँ पे ऑडिट करते हैं तो होता है वो। कौन सा कथन MGNREGA मनरेगा के संबंध में सही है? इस बार करेक्ट बताना है। ये वर्ष में कम से कम 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी उपलब्ध कराता है। रोजगार का स्वरूप आकस्मिक शारीरिक श्रम होगा। कार्य 5 किलोमीटर के भीतर स्थित होना चाहिए। यह सभी इसका आंसर हो जाएगा, बताइए। देखो मनरेगा जो है योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, जिसमें हम एक बात तो करते हैं कि 100 दिन का रोजगार देंगे देंगे, मिनिमम 100 दिन का रोजगार देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है।
और उसके बाद जो रोजगार का स्वरूप है वो आकस्मिक शारीरिक श्रम होगा। बिल्कुल ये भी सही है। रोजगार का स्वरूप आकस्मिक शारीरिक श्रम होगा। आकस्मिक मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट जो है ना कैजुअल मैनुअल लेबर यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है, और टेम्परेरी बेसिस पे रखा जाएगा। कार्य 5 किलोमीटर के भीतर की स्थिति होना चाहिए। कार्य अगर है यहाँ पे जहाँ आप रहते हो वहां से 5 किलोमीटर के अंदर ही आपसे काम करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि 15-20 किलोमीटर दूर कहीं भेज दिया जाए। तो एक प्रकार से उस गांव के अंदर ही आपसे काम करवाया जाएगा मनरेगा के अंतर्गत, या फिर इसमें सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, तीनों सही है, ए बी सी तीनों सही है। लास्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम मॉडल का अवयव है। कौन सा सर्वोत्तम मॉडल का अवयव? नागरिक चार्टर, लोक शिकायत निवारण, या सेवा डिलीवरी, या फिर यहाँ पे सभी हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पोनेंट ऑफ बेस्ट मॉडल? सर्वोत्तम मॉडल या बेस्ट मॉडल कह सकते हैं इसको, सर्वोत्तम ही बोलना चाहिए वैसे तो। बस ट्रांसलेट हो गया। सिटीजन चार्टर, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल, सर्विस डिलीवरी एफिशिएंसी, ऑल ऑफ द। क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोग ने जनरली पढ़ा होगा कि सर्वोत्तम मॉडल मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे एक तो नागरिक चार्टर की व्यवस्था होती है, पब्लिक ग्रीवांस की व्यवस्था होती है, सर्विस डिलीवरी एफिशिएंसी पे ध्यान दिया जाता है। ये तीनों हो जाएंगे, इसलिए आंसर इज डी। आंसर इज डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है, जिसमें हमने आपको 3 क्लास के माध्यम से यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 10 के आपको MP सेट 2024 के PYQ करवा दिए हैं। आपने पिछली क्लासेस अगर नहीं देखी हैं, दो दो क्लासेस ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, अगर नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा, जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर हर यूनिट से कितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितनी तैयारी हमें किस टॉपिक में करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, आगे प्रश्न जो भी एग्जाम होगा MP सेट का उसमें कितनी गहराई से प्रश्न आने की संभावना रहेगी। अगर आपको तैयारी हमारे साथ करनी है, एग्जाम गुरुजी के साथ करनी है, मेरे साथ बैठ करके करनी है, मेरी गाइडेंस में करनी है, मेंटरशिप में करनी है, तो आप हमारे MP सेट 2026, एक प्रकार से 26 बोलना यहाँ पे अनुचित इसलिए होगा क्योंकि 25 का एग्जाम है, ये 26 में हो रहा है तो इसलिए 26 लिखा है, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये 26 में जो समर्पण बैच हमने लॉन्च किया है, इसमें हम आपको 90 दिन में क्या कर देंगे, पूरा का पूरा सिलेबस पूरा करवा देंगे। पॉलिटिकल साइंस की 10 यूनिट करवा देंगे। एक प्रकार से 31 दिसंबर को आपका पूरा सिलेबस करवा देंगे, और बाकी के जो 10 दिन बचेंगे, मतलब आपका 11 तारीख को, 11 जनवरी को जो पेपर है तब तक आपका पूरा पूरा कंटेंट सिलेबस हो जाएगा, और 10 दिन आप अच्छे से उसको क्या करोगे, FLT वगैरह भी लगा लोगे। और हर एक वीक में हम रिवीजन तो करेंगे ही करेंगे, वो भी मैं आपको दे दूंगा, यहाँ पे रिवीजन के टास्क भी दे दूंगा। और क्या करवाऊंगा इस ग्रुप में, तो आपको डेली टारगेट दूंगा जिससे आप डेली पढ़ोगे, उसके PDF नोट भी दूंगा जो आपको रिवाइज करने के लिए हेल्पफुल होंगे। यूनिट वाइज टॉपिक वाइज आपको क्या करेंगे, हम MCQs करवाएंगे, और डाउट सेशन रखेंगे जो लाइव गूगल मीट के माध्यम से होगा, और 10 ईयर्स के नेट सेट की PYQ का डिस्कशन भी करवाएंगे। 15 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, और 23 तारीख इसकी लास्ट डेट है, जिसमें आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। इसका प्राइस क्या है, रजिस्ट्रेशन बस करवाना है आपको 996 का, बाकी आपको इसमें हमारे इस प्रोग्राम में जोड़ दिया जाएगा, ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और ये ग्रुप आपको डेली बेसिस पर क्या है, कोई ना कोई एक्टिविटी करवाता रहेगा, जिस बेसिस पे आपकी तैयारी बहुत सॉलिड हो जाएगी। हम टारगेट लेके चल रहे हैं 7 से 8 दिन में हर एक यूनिट को खत्म कर दें। 7 से 8 दिन में अगर हमने एक यूनिट खत्म करी तो 80 दिन में हमारी क्या हो जाएगी, 10 यूनिट खत्म हो जाएंगी। 80 दिन में 10 यूनिट भी खत्म हो जाएंगे। बीच बीच में हर एक हफ्ते हम क्या करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। जितना हमने 5-6 दिन पढ़ा उसको 7वें दिन रविवार के दिन रिवाइज करेंगे। तो इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो काफी इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी तैयारी में। और इसी के साथ हम क्या करेंगे, पेपर 1 की वीडियोस भी देंगे, और आपको UGC नेट लेवल की एक टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। तो आपकी तैयारी अब देखो 100 गुना अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगी, मतलब आपको बहुत इसका फायदा मिलेगा। तो ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सभी को, जय हिंद।